सब कुछ जानकर बूझते भी तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? दरवाजा धड़ल्ले से खोले वो अंदर दाखिल होते हुए दहाड़ा। बेड पर बैठी समन हड़बड़ाकर उठ बैठी। माथे पर शिकनों का जाल बिछा उसने तेजी से पास पड़ा दुपट्टा उठाते हुए ओढ़ा और नागवार निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो तेज के सबब सुर्ख चेहरा लिए हाथों की मुट्ठियां बीचे उसे खून आशाम निगाहों से घूर रहा था। ये क्या बदतमीजी है? किसी के भी कमरे में दाखिल होने से पहले नॉक किया जाता है मिस्टर मुदस्सिर। समन का लहजा सर्द और नागवार था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलो तुमने क्यों हाँ भरी इस शादी के लिए, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुदस्सिर एक ही जिस्त में दरमियान में हाइल फासले को मिटाते गुस्ताखाते उसके दोनों बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में कैद करते हुए गुर्राया। समन की आंखें तहय्युर और बेयकीनी से आखिरी हद तक फैली। उसे उम्मीद न थी कि ये शख्स उसके इस कदर करीब आन पहुंचेगा। बाजुओं पर उसकी सख्त गिरफ्त के बाइस समन को दर्द महसूस हुआ, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भी हसार लाए बिना वो मुदस्सिर के हाथ बुरी तरह झटकते उसे दूर कर गई। अपने लिमिट्स में रहें मिस्टर मुदस्सिर। आप आपसे शादी करने में मुझे रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं। ये शादी जहां आपके लिए मजबूरी है, वहां मेरे लिए भी मजबूरी ही है। बाबा के फैसले के आगे मजबूर हूँ, मैं उनकी कसम के आगे मजबूर हूँ, वरना 7 गांव के सरदानी किसी भी शख्स के साथ अनचाहे रिश्ते में बंधना नहीं चाहेगी। मैं भूली नहीं हूँ अपनी उस धुतकार, ना कभी भूल सकती हूँ। बेहतर यही है कि आप मेरे कमरे से चले जाएं और आइंदा के बाद मेरे कमरे में बिना इजाजत दाखिल होने की हिम्मत न कीजिएगा। समन का लहजा इंतहाई सर्द था, बर्फ की मानिंद। मुदस्सिर कई पल बेयकीनी के जमर्रे में खड़ा उसे देखता रहा, जिसके चेहरे पर किसी भी किस्म का तासुर पड़ने से वो कासिर था। वो सर्द निगाहों से उसे बिना पलक झपकाए देख रही थी। मुदस्सिर शाह, जिसके आगे आज तक कोई न बोल पाया था, मुकाबिल मौजूद लड़की उसे लाजवाब कर गई थी। इंतहाई खफ्त का सामना करते हुए अपने हाथों की मिट्टियां भींच गया। मर्दाना अना पर गहरा वार हुआ था। वो उसके मुंह पर ये कह गई थी कि उसे मुदस्सिर में कोई दिलचस्पी नहीं। मुदस्सिर की मर्दाना अना ये कैसे बर्दाश्त कर लेती? वो तो आज तक हर एक सिन्फ मुखालिफ की आंखों में अपने लिए सताइश देखता आया था, और आज मुकाबिल की आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नागवारी देखते वो जैसे अंगारों पर चला था। तैयार रहना, मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। पल पल पछताओगी इस शादी के लिए रजामंदी देने पर। सुकून का सांस तक नहीं लेने दूंगा। नफरत है मुझे तुमसे, औरत जात से। मुदस्सिर अंगिश्त शहादत की उंगली उठाए नफरत आमेज लहजे में बोला। समन के चेहरे पर मजीद करख्तगी छाई। आगे बढ़ते वो बड़ी दिलेरी से मुजाहरा करते हुए मुदस्सिर की उंगली में अपनी उंगली उलझाए उसकी उंगली नीचे करते उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गई। मिस्टर, मैं कोई नाजुक अंदाम लड़की नहीं जिसे आप यूं डराएंगे तो वो डर जाएगी। ये शादी मजबूरी है तो हो रही है, पर मैं इस कदर मजबूर नहीं कि आप बिला वजह मेरा जीना हराम कर दें और मैं सुकून से बैठ जाऊं। वार का बदला वार से पूरा होगा। मैं चुप बैठकर बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। पत्थर का जवाब ईंट से देना आता है मुझे। आप मेरी जिंदगी अजीरन करेंगे तो बदले में मैं आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। सो बी रेडी फॉर इट। और हाँ, एक औरत की वजह से आप तमाम औरतों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। समन के लहजे में तमस्खुर था, आंखों में अलवही चमक। मुदस्सिर के लिए उसका हर अंदाज नया था, बेयकीनी कर देने वाला, ठिठका देने वाला। उस समन में और 15 साल पहले की समन में जमीन आसमान का फर्क था। उसने औरत के कई रूप देखे थे, लेकिन इस तरह बेखौफ और निडर अंदाज आज पहली बार देखा था। आप जा सकते हैं। समन ने दरवाजे की जानिब इशारा करते उसे सीधा सीधा कमरे से निकल जाने का कहा था। मुदस्सिर ने जबरे भींचे उसकी जानिब देखा। किस बात का गुरूर है तुम्हें? किस बात के घमंड में मुब्तला हो? मुदस्सिर तिलमिलाते हुए गोया हुआ। समन ने मुस्कुराहट जब्त की। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, पर फिर भी बता देती हूँ। मैं 7 गांव की सरदारनी, इस हवेली की लाडली और अनकरीब आपकी बीवी बनने वाली हूँ। अब मैं आपको बताती चलूं कि इनमें 2 चीजों का मुझे गुरूर है, सरदारनी होने का
اور लाडली होने का। बाकी आपकी बीवी बनना मेरे लिए गुरूर का बाइस नहीं। एक ऐसे मर्द से शादी करना जो अपनी बचपन की मांग को भूले बैठे बाहर मुल्क में किसी और औरत को दिल बैठे बैठे इस बात को भुलाए कि उसके नाम से मंसूब लड़की पल पल उसका इंतजार कर रही है, और फिर उस औरत से धोखा खाने के बाद, अपना सब कुछ गंवाने के बाद वो तमाम औरतों से नफरत का दावेदार बन जाए। ऐसे मर्द से शादी करना गुरूर का बाइस नहीं बन सकता। मुदस्सिर की शर्ट पर हाथ रखते, अनदेखी गर्द को झाड़ते, वो लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए कहते, मुदस्सिर का पोर पोर जला गई थी। मुदस्सिर ने उसके हाथों को झटकते उसकी जानिब जारहाना अंदाज में देखा। उसके तंज पर वो भिन ना उठा था। सीधी तरह कहो ना कि तुम्हें दुख पहुंचा था कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और औरत से शादी करने का तमन्नाई था। मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। अब दिल जलाने की बारी मुदस्सिर की थी। समन ने भवें रेज किए उसकी जानिब देखा। मिस्टर मुदस्सिर, कहते हैं कि इंसान कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, पर गलत फहमी ना पाले। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप हद से ज्यादा गलत फहमी पालते हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। समन के पास हर बात का जवाब था, और वो भी दो टोक। मुदस्सिर जो लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए उसकी जानिब देख रहा था, उसकी मुस्कुराहट सिमट सी गई। तुम्हारी जबान दराजी का इलाज मैं सही तरह करूंगा। अब तुमसे शादी करके तुम्हारा घमंड तोड़ना है, तुम्हें अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर करना है। इन आंखों में अपने लिए नागवारी की जगह मोहब्बत देखनी है। मुदस्सिर उसका बाजू जकड़े दांत पीसते हुए बोला। समन मुस्कुरा उठी, जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की बेवकूफाना बात पर मुस्कुरा जाता है। फिर से गलतफहमी, नाकाम ठहरेंगे। आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं उसे मैं 15 साल पहले अपने हाथों से कब्र में उतार चुकी हूँ, और कब्र खोद कर मुर्दा चीजों को बाहर निकाल भी लिया जाए तो कोई फायदा नहीं होता। मेरी मोहब्बत आपके लिए मर चुकी है। मुदस्सिर की स्याह आंखों में अपनी काजल से लबरेज भूरी आंखें गाढ़े वो बेतासुर लहजे में गोया हुई। मुदस्सिर के दिल पर जैसे घूंसा पड़ा था। समन की बात पर उसे तकलीफ महसूस हुई। उन आंखों में अब उसके लिए मोहब्बत के वो दीप बुझ चुके थे जो 15 साल पहले शिद्दत उम्मत से जलते थे। लहजे में वो नरमी, एहतराम और मोहब्बत गायब थी जो उसके लिए मखसूस होती थी। देखते हैं, तुम मेरी अना को ललकारा है, और जब अना पर बात आ जाए तो मर्द हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। मुदस्सिर संजीदगी से कहता उसे आजाद कर गया। समन ने खामोशी से उसकी जानिब देखा। अब मुझे मजा आएगा। तैयार रहना सरदारनी, मेरी कैद में आने के लिए। जहां तुम सांसें भी मेरी मर्जी से भरोगी, जहां तुम मेरे हुक्म की ताबे होगी। मुस्कुराते हुए कहते हुए पलटते दरवाजे की जानिब बढ़ा जब समन की सर्द आवाज ने उसके कदम जकड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आपके हर अमल का रद्द-ए-अमल मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये शादी सिर्फ मेरे लिए कैद नहीं है, आपके लिए भी कैद ही है। कहीं ऐसा ना हो मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने का इदारा बांधे, आप खुद पोर पोर मेरी मोहब्बत में डूबते दीवाने हो जाएं। समन सर्द लहजे में गोया हुई थी। वो किसी तौर उस शख्स से हारने वाली नहीं थी। उस शख्स से डट कर मुकाबला करना चाहती थी वो। मैंने अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली और धोखा भी खा लिया। अब महज नफरत बची है। वो कर सकता हूँ तुमसे। बिना पलटे, बिना तासुर लहजे में कहते वो लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। नफरत, मुझे न आपकी अब मोहब्बत चाहिए और ना ही नफरत। समन चीखते हुए कहते बेड पर रखा कुशन उठाकर फर्श पर फेंक गई। गहरे सांस भरते वो बिस्तर पर बैठी उस शख्स के अल्फाज याद करते भर भर जली थी। शाह हवेली में सालेह साहब का घराना कयाम पजीर था। सालेह साहब के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे हसाम शाह की जोजा सुम्बुल बेगम और उनका एक बेटा मुदस्सिर था, तबीयत के लिहाज से मगरूर और संजीदा। छोटे बेटे अजीम शाह की जोजा फरजाना बेगम थी। उनको भी अल्लाह ने एक ही औलाद से नवाजा था, भूरी आंखों वाली समन, जिसका पोर पोर मोहब्बत से बना था। भूरी आंखों वाली समन मोहब्बत का जीता जागता सबूत थी। सबसे छोटी और एक लौती बेटी
مریم بیگم تھی، جو شادی کے دوسرے ماہ ہی نصیب سے ہارتے بیوٹی کی چادر اوڑھتے واپس باپ کی دہلیز پر آن پہنچی تھی۔ دونوں بھائیوں نے انہیں سنبھالتے انہیں احترام اور عزت سے نوازا تھا۔ صالح صاحب مدثر اور سمن سے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ سمن کے بڑے ہو کر کسی غیر گھرانے میں شادی اور اس کے جدائی کے خیال سے ڈرتے وہ مدثر اور سمن کو ایک دوسرے کے نام سے منسوب کر گئے تھے۔ مدثر سمن سے 2 سال بڑا تھا اور اسے قطعی اپنی اس کزن میں دلچسپی نہ تھی، جو ہمہ وقت اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ 15 سالہ سمن کی نگاہوں میں جذباتوں کا سمندر موزن دیکھ وہ کوفت کا شکار ہو جاتا تھا۔ وہی اس کا محبت بھرا لہجہ اس سے سلگھا جاتا تھا، لیکن عطا جان کے سبب وہ مجبور تھا۔ حسام صاحب نے لندن میں اپنا بزنس شروع کیا تھا، جس کی دیکھ بھال کے لیے انہیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا تھا۔ یوں وہ 17 سالہ مدثر اور اہلیہ کے ہمراہ لندن شفٹ ہو چکے تھے۔ عطا جان کے لاکھ روکنے کے باوجود انہوں نے ان کی ایک نہ مانی تھی۔ جلد واپس آنے کا کہتے وہ پاکستان چھوڑتے لندن میں جا بسے تھے۔ پیچھے آنکھوں میں مدثر کے آ جانے کے دیپ جلائے سمن رہ گئی تھی، جو مدثر کے جانے کے بعد عطا جان کے مزید نزدیک ہو گئی تھی۔ عظیم صاحب عطا جان کو خوش کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن عطا جان کو حسام شاہ کی غیر موجودگی تکلیف دے جاتی تھی، جس تکلیف کو دور کرنا عظیم صاحب اور سمن کی بس میں نہ تھا۔ عظیم صاحب بھائی کی فطرت اور فیصلے کی پختگی سے واقف تھے۔ انہیں تو اپنی بیٹی کے مستقبل سے بھی ڈر لگتا تھا کہ جا کے حسام شاہ واپس آتے سمن کو اپنی بہو بنائیں گے بھی یا نہیں، یہ ڈر ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے کئی بار عطا جان سے منگنی توڑنے کا کہا تھا، لیکن عطا جان ضد باندھے بیٹھے تھے کہ مدثر اور سمن کبھی ایک دوسرے کے نام سے آزاد نہیں ہوں گے۔ وقت کا کام ہے بیتنا، تو وہ بیتتا چلا جا رہا تھا۔ 10 سال گزر گئے تھے۔ ان 10 سالوں میں مدثر سے محبت کی دعوے دار سمن برف کی مانند سرد ہو چکی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، وہ جس شخص سے محبت کی دعوے دار تھی، جس کے نام پہ بیٹھی وہ اپنے دل کے دروازے باقی تمام مردوں کے لیے بند کر گئی تھی، جس کی نگاہوں میں کسی اور کو بسنے کی اجازت نہ تھی سوائے اس شخص سے۔ وہ شخص لندن میں اپنی گرل فرینڈ کے ہمراہ گھومتا پھرتا اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ 10 سالوں میں مدثر شاہ حویلی کا وارث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بزنس ٹائکون بن چکا تھا، جس کی خبریں آئے دن اخباروں کی زینت بنتے۔ سمن شاہ کے ساتھ ساتھ حویلی کے باقی مکینوں کو بھی تکلیف دے جاتی تھیں۔ عطا جان اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے، تو وہیں اپنی گرتی طبیعت کو دیکھتے وہ اپنی سرداری کی دستار اپنی لاڈلی پوتی کے سر سجا گئے تھے۔ سمن بھی اس شخص کی محبت کو دفن کر چکی تھی۔ اب اسے اس شخص سے نہ محبت چاہیے تھی، نہ اس کا ساتھ، جو اس بات کو بھلائے بیٹھا تھا کہ اس کے نام سے منسوب ایک لڑکی اس کی راہ تک رہی ہے۔ 2 سال مزید بیت گئے۔ ان 2 سالوں میں مدثر شاہ جیسے کامیابی سے پستی کی جانب بری طرح گرا تھا۔ وہ جس لڑکی سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ لڑکی اسے ناکام ہوتے دیکھ پستی میں گرتا دیکھ اسے چھوڑتے اس کی بچی کچی محنت بھی اپنے سنگ لیتے اس سے بے وفائی کرتے اسے ٹکڑوں میں توڑ گئی تھی۔ کچھ اس طرح کہ مدثر شاہ عورت ذات سے ہی نفرت کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ حسام شاہ بیٹے کو اندھیروں میں گرتا دیکھ پاکستان واپس لوٹنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن لوٹنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کافی دیر سے لیا تھا۔ عطا جان دنیا کی رنگینیوں سے تنگ آتے سب کو خیر بات کہتے، سمن شاہ کی سرداری کے 2 سال کے گواہ بنتے دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ حسام شاہ جو پاکستان آتے ان سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ عطا جان کی موت کی خبر انہیں پچھتاوے کی نظر کر گئی تھی۔ وہ مدثر اور اپنی اہلیہ کے ہمراہ پاکستان آئے تھے۔ عظیم صاحب سے لپٹتے شدت سے رو دیے تھے۔ وہ اپنے باپ کی خدمت تک نہ کر پائے تھے، نہ ان سے معافی مانگ پائے تھے۔ عظیم شاہ اور مریم بیگم بھائی کے لیے کب تک دل میں رنجشیں رکھتے۔ باپ کے گزر جانے کے نازک موقع پر وہ بڑے بھائی کو دیکھتے ان کے سینے سے لپٹ گئے تھے۔ وہیں حسام صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ سمن میں مدثر کی شادی ہر حال میں کریں گے۔ عطا جان کی خواہش کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معافی نہ مانگ پائے، لیکن اس رشتے کو جوڑتے وہ اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے تھے۔ عظیم صاحب بھائی کے ہاتھ جوڑتے فریاد کرنے پر راضی ہوتے اپنی بیٹی کو اپنی قسم میں باندھ گئے تھے۔
समन हजार ना के बावजूद अपने बाबा की कसम के आगे मजबूर थी, तो वहीं मुदस्सिर शाह भी हस्साम शाह की कसम के आगे मजबूर हो गया था। उसे उम्मीद थी कि समन शादी के लिए मना कर देगी। आखिर को हवेली का हर फर्द उसकी जिंदगी के बारे में सब जानता था। उसको सोनिया के साथ रिश्ते, फिर उसके कामयाबी से पस्ती की जानिब गिरना, सोनिया का बेवफाई करते सब लेकर फरार होना, और फिर उसकी औरत जात से नफरत दी। लेकिन समन के हाँ करने पर वो बेयकीन होते इश्ताल अंगेज सा हो उठा था। वो शदीद इश्ताल में मुब्तला समन से बाज परस करने गया था, जिसके बाद वो इरादा बांध के बैठा कि वो समन को अपनी मोहब्बत और वजाहत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर करते उसका घमंड और गुरूर तोड़ेगा। उस बात से अनजान कि वो खुद समन के इश्क में गोदे गोदे डूबते उसके लिए पागल हो जाएगा। वो बाजी पलट जाएगी। शाह हवेली में कई अरसे बाद खुशी की लहर दौड़ उठी थी। हर मकीन खुश था सिवाय समन और मुदस्सिर के। हवेली के वसी लॉन को बारात के हवाले से सजाया गया था। स्याह शेरवानी में मलबूस शहजादों जैसी आन बान लिए वो स्टेज पर कोफ्त का शिकार था। अहबाब व कबूल का मरहला तय पाया गया था। अब सबके बेताबी से दुल्हन का इंतजार कर रहे थे, जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुदस्सिर को अब सख्त झुंझलाहट सी महसूस हो रही थी। कहीं न कहीं दिल और आंखें मुंतजिर थीं समन की, और ये इंतजार उसे तेज दिला रहा था। यकदम हवाओं ने रुत बदली, हल्के सुरों में बजते गाने की धुन बदली और सब का इंतजार खत्म हुआ। गहरे सुर्ख और गोल्डन इम्तिजाज के लहंगे में मलबूस, भारी जेवरात से सजी, सर पर लाल दुपट्टा टिकाए, मेकअप से नकूश को उभारे, भूरी आंखों को गंभीर पलकों तले छुपाए वो सहज सहज के कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ रही थी, जिसकी पलकों ने झुकने से इनकार कर दिया था। वो पत्थर का बुत बना सांसें रोके यकटिक उसकी जानिब देख रहा था, जिसका हर उठता कदम उसे अपने दिल की सरजमीन पर पड़ता महसूस हो रहा था। क्या कोई इस कदर भी हसीन हो सकता है कि दिल की धड़कनों में तूफान ले आए, कि उसकी सांसें रोक दे? वो ये बात मानने से झिझक नहीं सकता था कि जब 12 साल बाद उसने समन को देखा था तो वो ठिठक गया था। वो पहले से कई ज्यादा हसीन हो गई थी, और आज आज वो पोर पोर सजी कयामत ढा रही थी। वो औरतों से नफरत का दावेदार था, लेकिन इस औरत को देखते उसका दिल इस कदर तेज धड़क रहा था कि उससे काबू करना दूभर हो रहा था। दिल में ऐसी रुत कब बदली? पहले कभी उसके साथ यूं तो न हुआ था जैसा अब हो रहा था। मुदस्सिर बेटा, हाथ थामो समन का। सुंबुल बेगम की आवाज उसे होश की दुनिया में लापटक गई थी। मुदस्सिर ने सर झटकते खुद को उस जादुई तिलिस्म से आजाद करते अपनी हथेली समन के आगे बढ़ाई। समन ने निगाह उठाए उस शख्स की जानिब देखा, जो उसे धुतकार कर उसकी मोहब्बत से मुंह मोड़ कर उसे भुलाए बैठे उसका हक, उसके हिस्से की मोहब्बत किसी और औरत को देकर बैठा था। समन की आंखों में तैरती सुर्खी उसके जब्त का पता दे रही थी। उसका तेज धड़कता दिल इस पल खामोश था। वो एक ऐसे शख्स की ज़ोजियत में आई थी जिसके पास उसे देने के लिए कुछ न था, जो उस पर लुटाए जाने वाले जज्बात किसी और औरत की झोली में डालते उससे धोखा खाए बैठा अब उसकी जानिब लौटा था। धीरे से अपना हाथ उठाए उसने मुदस्सिर के हाथ पर रखा, जो उसकी आंखों में तैरती सुर्खी देखते लब सख्ती से बाहें भींच गया। उसकी आंखें रोने की चुगली कर रही थी। फिर उसकी आना परवार हुआ। ये आंसू उसकी ज़ोजियत में आने, उससे निकाह करने पर बहे थे उसकी आंखों से। वो बेसाख्ता समन के हाथ पर गिरफ्त मजबूत किए उसे एक झटके से अपनी जानिब खींच गया। समन कटी डाल की मानिंद उसके सीने से आन लगी थी। हील पहनने के सबब वो मुदस्सिर के कद को पहुंच रही थी। मुदस्सिर की नाक से उसकी नाक टच हुई। दोनों के दिल को धड़कनों ने ताल बदली। समन ने उसकी शेरवानी पर गिरफ्त मजबूत करते मुदस्सिर की भूरी निगाहों में देखा, जहां अजब से तासुरात तैर रहे थे। तपिश सी थी उसकी निगाहों में। उसकी निगाहें उसके हर नकूश का सफर करते उसके हर नकूश को झुलसा रही थी। मेरी ज़ोजियत में आते
मातम मना रही हो? मुदस्सिर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते उसकी महकती सांसों में एक गहरा सांस भरते उसे खुद से दूर करते साथ खड़ा किया। सुंबुल बेगम और फरजाना बेगम मुदस्सिर की बेबाकी पर खफ्त का शिकार होते वहां से हटती चली गईं। क्या नहीं करना चाहिए? समन ने अपना लहंगा दुरुस्त करते उसके ही लबो लहजे में दू बदू सवाल किया। मुदस्सिर ने जबड़े सख्ते से भींचे। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आगे कई मौके मिलेंगे तुम्हें मातम मनाने के। बहुत रोने वाली हैं तुम्हारी ये भूरी आंखें। मुदस्सिर सुलगते लहजे में कहते उसकी भूरी काजल से लबरेज निगाहों में देखते गोया हुआ। समन बेख्तियार मुस्कुरा उठी। पहले ही बहुत रोली हैं मेरी आंखें, अब और रोने की मुतहम्मिल नहीं। और जानती हूँ तुम्हारी जोजियत में हर दिन मेरा मातम मनाकर ही गुजरेगा। आज से खुशियां मुझसे रुख मोड़ चुकी हैं। अब मुदस्सिर शाह अपने टूटे दिल का बदला मुझसे लेगा। तंजिया हंसते वो तमस्साखुर से बोलते मुदस्सिर को हाथ की मुट्ठी भींचने पर मजबूर कर गई। मुदस्सिर की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त हुई। समन ने लब सख्ती से बाहें मिलाए कमर से उठते दर्द को बर्दाश्त करते लबों पर मुस्कुराहट सजाई। हम्म, तुमसे बदला थोड़ी लूंगा। तुमसे तो अपना टूटा दिल वापस जुड़वाना है। तुम्हारे लम्स से अपने जख्मों पर मरहम लगवाना है। तुम्हारी खुशबू में सांसें भरते अपने हर दर्द को भूल जाना है। तुम में समाते दुनिया की तलखियों को भुलाना है। समन की बात जिस कदर आग उसके सीने में दहका गई थी वो उतने ही इत्मीनान से लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसके कान के नजदीक झुकते जुमा ने खैज लहजे में कहता। समन के चेहरे की रंगत बदल गया था। समन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट की एक तेज लहर दौड़ उठी। रंगत सुर्ख कंधारी हुई। होंठों पर मुश्किल हुआ मस्नूई मुस्कान सजाना। मुदस्सिर ने उसकी आंखों में देखते एक आंख विंक की। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने करीब तक आने नहीं दूंगी। समन दांत किचकिचाते हुए बोली। दूर से देखने वालों को वो मोहब्बत से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में मसरूफ नजर आ रहे थे। लोग उनकी बलाएं ले रहे थे, इस बात से नावाकिफ के इन दोनों के दरमियान आग के गोलों की बरसात हो रही थी। आहा, तुम रोकोगी मुझे? बल्कि क्या तुम रोक पाओगी मुझे? मुदस्सिर आंखों में चैलेंज लिए गोया हुआ। समन ने दांत पीसे। अपनी हद में रहिए, ये शादी मजबूरी में हुई है। उस रिश्ते की कोई असलियत नहीं। आप मेरे करीब नहीं आएंगे, न ही मैं आपको खुद को छूने दूंगी। समन का लहजा सर्द था। देखते हैं। मुदस्सिर गहरी सांस भरते गोया हुआ। समन ने जब्त से अपनी आंखें बंद करके खोली। जब मुदस्सिर उसका हाथ थामे उसे लिए फूलों से सजे सोफे पर जा बैठा। समन ने शुक्र का सांस बहाल किया कि उसकी कमर से उसका गरम तपिश छूता हाथ हटा था। लेकिन शुक्र का सांस भी सीने में कहीं थम सा गया था जब मुदस्सिर उसके दुपट्टे के अंदर हाथ उलझाते उसकी कमर पर बेबाकी से हाथ फेरने लगा। समन का चेहरा लाल भभूका हुआ। पहली बार सिन्फ मुखालिफ का लम्स महसूस किया था। उसका दिल पसलियों से सर टकराते बाहर आने के दर पर था। वो दांत पीसते लहंगे में छुपे अपने हील वाले पांव को मुदस्सिर के पांव पर रख गई। मुदस्सिर का उसकी कमर पर सरसराता हाथ थमा। दर्द की एक तेज लहर उसके चेहरे पर फैली। समन फतहयाबी से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट सिमट सी गई, क्योंकि मुदस्सिर फिर उसकी कमर पर हाथ फेरते अब उसकी कुर्ती के जिप से छेड़खानी कर रहा था। वो जब्त के कड़े पहरे खुद पर बिठाए उसकी बेबाकी बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। वहीं मुदस्सिर पैर से उठते दर्द को बर्दाश्त करते होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बैठा था। मुदस्सिर लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए कमरे में दाखिल हुआ था। सरशारी सी वजूद में गर्दिश कर रही थी। सीना आज कुछ ज्यादा ही चौड़ा था। अब वो इस लड़की का घमंड और गुरूर तोड़ सकता था। वो उसकी जोजियत में थी, अब वो उस पर हाकिम था। बेड पर उसे अपनी सेज सजाए बैठे देखते उसे बुरी तरह धुतकारने का इरादा बांधे वो कमरे में कदम रख चुका था। लेकिन अगले ही पल बेड पर नजर पड़ते ही उसके सारे इरादों पर जैसे पानी फेर दिया गया था। बेड बिल्कुल साफ था
وہاں سمن کا وجود کیا، گلاب کی بکھری پتیاں بھی موجود نہ تھیں۔ ساری سجاوٹ نوچ کھسوٹ کر ایک طرف پھینک دی گئی تھی۔ مدثر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، واش روم کے دروازے کھلنے کی آواز سنتے پلٹی خشمگین نگاہوں سے واش روم سے نکلتی سمن کی جانب دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کے اوسان خطا ہوئے۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ وہ لال سلک کے پیروں کو چھوتے گاؤن میں ملبوس بھیگے بال لیے اس کے سامنے تھی۔ گہرے گلے سے اس کی رعنائیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ سلیو لیس آستینوں سے جھانکتے اس کے دودھیا بازو مدثر کے حواس معطل کر گئے تھے۔ سمن جو تولیے سے اپنے بال سکھا رہی تھی، مدثر پر نگاہ پڑتے ہی ساخت ہوئی۔ مدثر کی نگاہوں کو اپنے وجود کے آر پار ہوتا محسوس کرتے وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ بدلہ بھی تو لینا تھا مقابل سے کچھ دیر پہلے کی گئی بے باکیوں کا۔ کس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے بے باکی دکھاتی اس کی جان لبوں پر سجا گیا تھا۔ یہ کس قسم کا لباس پہنا ہے تم نے؟ مدثر اپنے سینے میں سر اٹھاتے جذباتوں پر بند باندھتے اپنے لہجے کو حتی الممکن سرد بناتے گویا ہوا۔ سمن نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اپنی اس بے باک حرکت پر اس کا دل زوروں سے دھڑکتے باہر نکلنے کو پر توڑ رہا تھا، لیکن وہ مقابل سے بدلہ بھی تو لینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس نے جان بوجھ کر اسٹیج پر زمانے لفظوں کا استعمال محض اسے ڈرانے کے لیے کیا تھا، اور اب باری سمن کی تھی۔ مدثر اس کی حرکت پر حیران ہوتے اپنی سانسیں روک گیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے وبال جان ثابت ہو سکتی تھی۔ ایک تو قیامت خیز سراپا، دوجا اس قدر نزدیکی کہ اس کے وجود سے اٹھتی اعصابوں پر طاری ہونے والی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتے اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ کیوں اچھا نہیں لگا کیا مسٹر ہسبینڈ؟ لبوں پر دل فریب مسکان سجائے سمن بھویں ریز کی گویا ہوئی۔ مدثر کی نگاہیں بھٹکتے اس کے مسکراتے لبوں پر آن ٹھہری۔ وہ مسکراتی ہوئی حد درجہ حسین لگ رہی تھی کہ مدثر کا دل سینے میں شور مچانے لگا۔ میں نے تو یہ لباس تمہارے لیے پہنا ہے، تم نے ہی کہا تھا نا میرے نزدیک آتے اپنا ہر درد بھول جاؤ گے، میرے لمس سے زخموں پر مرہم رکھواؤ گے، اور یہی تو آج کی رات کا تقاضا ہے نا مسٹر ہسبینڈ۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ دل فریب انداز میں کہتے وہ مدثر کے کالر پر انگلی پھیرنے لگی۔ مدثر کی آنکھوں میں بے یقینی سی مٹ آئی۔ اسے سمن سے اس قدر بے باکی کی توقع نہ تھی۔ اس کے لہج چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، وہیں اس کے تاثرات سمن کو مزہ دے رہے تھے۔ لبوں کے کونوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی جو مدثر کی زیرک نگاہوں میں آتے اس کے ارادے سے پردہ ہٹا گئی تھی۔ مدثر کو پل لگے تھے سب سمجھنے میں، وہ جو اس کے بدلتے انداز کو الجھن اور بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے کمر میں اپنے دونوں بازو حمائل کیے اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔ سمن کی مسکراہٹ سمٹی، وہ مدثر کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات اور اس کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ کو دیکھتے اپنے لب چبا گئی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا خیال ذہن میں ٹھٹکا۔ اچھا تم تو قیامت لگ رہی ہو، میرے سوئے جذبات بھڑکاتے تم اپنی نازک جان مشکل میں ڈال گئی ہو سردارنی، جذبات سے بھاری لہجے میں کہتے وہ اسے لیے بیٹ پر گرتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس افتاد پر سمن کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ مدثر کے الفاظ اسے کانپنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ ہونک چہرہ لیے مدثر کی جانب دیکھنے لگی جو آنکھوں میں لو لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہٹو دور مجھ سے، سمن کی زبان سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ مدثر گہرا مسکرایا۔ ابھی تو تم نے کہا تھا میرے قریب آ جاؤ، میں تمہارے لمس سے اپنے درد کا علاج کروں، اب کیوں دور کر رہی ہو؟ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس کے بے حد نزدیک آتے اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے اسے مزید کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ سمن اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرتے ٹوٹتے لہجے میں بولی۔ تمہارے کہنے کا یہی مطلب تھا، آج رات کے تقاضے میں اچھی طرح پورے کروں گا۔ پہلے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب جب تم بھی تیار ہو تو کیا فائدہ دور رہنے کا؟
تمہارے قریب آتے آج کی رات کو یادگار بنایا جائے۔ مدثر کی آواز میں خمار شامل تھا۔ اس کی رگ رگ میں یہ لڑکی طلب بن کر اتری تھی۔ اس کا روم روم اسے چھونے کو بے قرار ہوا تھا۔ سینے میں سوئے جذبات انگڑائی لیتے بیدار ہوئے تھے۔ اس پل وہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ سمن کی قربت کا خواہاں ہوا تھا۔ سمن کا روم روم سنسنا اٹھا۔ یہ رشتہ مجبوری میں بندھا ہے، دور ہٹو مجھ سے، سمن مزاحمت کرتے بولی۔ مجبوری میں بندھا ہو یا خوشی سے، اب بندھ گیا ہے۔ تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر ہوں، اور آج کی رات ہمارے وصل کی رات ہے۔ خاموش ہوتے میری قربت میں بھیگو اور مزاحمت کرنے کے بجائے میرا ساتھ دو۔ مدثر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے، بیٹ سے لگائے دوسرے ہاتھ کو اس کے رخسار سے پھیرتے سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ سمن کا دل بیٹ سا گیا، اس کی بازی پلٹ گئی تھی۔ مدثر کی آنکھوں میں خمار کی لالی سمٹ آئی تھی۔ وہیں اس کے لمس کی نرمی اپنے عارض پر محسوس کرتے سمن کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی، سمجھے تم، چھوڑو مجھے، سمن تیز آواز میں کہتے ذرا سا اوپر کو ہوتے مدثر کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ مدثر نے درد ضبط کرتے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ یہ درد اسے مسرور کر رہا تھا۔ سمن کافی دیر تک اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑتے، اس کی گردن پر نیلی گھڑی بناتے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی اس قدر زور آزمائی کے باوجود بھی اس شخص کی گرفت میں نرمی نہیں آئی تھی۔ اب میری باری، مدثر گمبھیر لہجے میں کہتے سمن کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ سمن جھٹپٹا سی گئی، آنکھیں آخری حد تک پھیلی۔ مدثر کا سلگتا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے، اس کی تپش زدہ سانسیں اپنی سانسوں میں شامل ہوتی محسوس کرتے، اس کے وجود میں برقی سی دوڑی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ بے یقینی میں ڈوبی اس کے لمس کو برداشت کر رہی تھی، جو لمحہ بلمحہ شدت پکڑتا چلا جا رہا تھا۔ مدثر کا ایک ہاتھ اس کے وجود پر بے باکی سے سفر کرتا اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ ہار رہی تھی، اس شخص کے لمس سے پگھل رہی تھی۔ سانسوں میں تنگی محسوس ہوئی تھی۔ مدثر اس کی سانسوں کو آزادی بخشنے اس کی گردن پر جھکایا۔ سمن نے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن اس کی مزاحمت بری طرح ناکام ہوئی۔ مدثر اسے بے بس کرتے اسے خود کو سونپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سمن نے آنکھیں بند کرتے خود اپنی مزاحمت کا درم توڑتے اپنا آپ مدثر کے حوالے کیا تھا کہ مدثر بہت آگے نکل آیا تھا، جہاں سے واپس پلٹنا اس کے بس میں نہ تھا، اور سمن اب اسے مزید آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ مدثر اس کی خود سپردگی محسوس کرتے، اس کے لمس میں کھوتے اسے شدت سے اپنا بناتا چلا گیا۔ وہ اس کے وجود کے گہرے رازوں سے واقف ہوتے، اس کے وجود میں گم ہوتے، اپنے ماضی کو مکمل بھول بیٹھا تھا کہ اس نے سمن سے شادی اس کا گھمنڈ توڑنے کے لیے کی تھی۔ بھول گیا تھا کہ وہ عورت ذات سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ اس وقت وہ اس کے لمس، اس کی خوشبو میں مکمل مدہوش ہوتے، اسے اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا، اور سمن وہ کب تک مزاحمت کرتے اس کی قربت سے رخ موڑتی۔ مدثر کے لمس سے پگھلتی وہ اس کی قربت میں بھیگتی چلی جا رہی تھی، اور مدثر اسے اپنے لمس کی بارش میں بھگوتا چلا جا رہا تھا۔ سرکتی رات ان کے درمیان حائل ہر پردے کو گرا گئی تھی۔ دونوں کی بے ہنگم سانسیں اور معنی خیز سرگوشیاں کمرے میں رقص کر رہی تھیں۔ اپنے بجتے فون کی رنگ ٹون سے تنگ آتے مدثر نے رخ بدلتے اس نازک وجود میں خود میں بھینچنا چاہا تھا، لیکن وہ نازک وجود وہاں ہوتا تو اس کے حصار میں قید ہوتا۔ اسے اپنے قریب نہ محسوس کرتے مدثر کی نیند بھگ سے اڑی۔ سیاہ آنکھیں رت جگی کی خماری اور کچی نیند سے جاگنے کے سبب سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے بیڈ پر نہ پا کر اس نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا، جو صبح کے 10 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ یکدم وہ اٹھ بیٹھا، نظروں نے بے ساختہ پورے کمرے میں اسے تلاشا، لیکن ناکام ٹھہری۔ وہ بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ مدثر نے اپنے ماتھے کو انگوٹھے سے رب کیا۔ گزری رات کا لمحہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اپنی بے اختیاری اور بے خودی کا احساس ہوتے اس کا دل کیا
अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। वो करीब नहीं थी तो दिल फिर से मचल उठा था उसकी गुर्बत के लिए। दिल में ख्वाहिशां समाई थी उसका हसीन चेहरा देखने के लिए। वो अपना सर झटकते अपने दिल की आवाज को खामोश कर गया। कुछ गलत नहीं किया मैंने, बीवी है वो मेरी, उसके करीब जा सकता हूँ मैं। उसने गोया खुद को बावर करवाया था। कदम ब कदम चलते वो आईने के सामने आन खड़ा हुआ और उसने भी तो मुझे नहीं रोका था। आईने में अपनी गर्दन पर समन के दिए गए निशान को देखते वो कंधे उचकाए गोया हुआ। उसने रोका था, तुमने उसकी तमाम मज़ाहमतों का दम तोड़ा था। उसके दिल से गोया सदा गूंजी थी। मेरा हक था, वो मैंने ले लिया। मुदस्सिर ने जवाब दिया। तुम्हारा इरादा नहीं था उसके करीब जाने का, फिर भी तुम गए, क्योंकि तुम खुद से ज्यादा इख्तियार खो बैठे थे। तुम खुद उसके लिए बेकरार हो गए थे। दिल जैसे बाज परस्त और उतर आया था। मुदस्सिर ने आईने में नजर आते अपनी अक्स से आंखें चुड़ाईं। हाँ, तो जरूरत थी मुझे कल उसकी। मैं जवान हूँ, कई जज्बात हैं मेरे दिल में जिनकी तस्कीन के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। यही कल हुआ। मुझे जरूरत थी उसकी और मैंने उससे अपनी जरूरत ही पूरी की। मुदस्सिर ने अपनी दाढ़ी रब करते आम से अंदाज में कहा। हा हा हा, हकीकत से तुम खुद ही वाकिफ हो। जब से पाकिस्तान आए हो तुम्हें वो लड़की अपनी जानिब खींच रही है। उसका निडर अंदाज और हाजिर जवाबी तुम्हें उसकी जानिब खींच रही है। उसकी खूबसूरती के आगे तुमने घुटने टेक दिए हैं। उसकी आंखों में अपने लिए 12 साल पहले वाली मोहब्बत और लहजे में अपने लिए नरमी का ना पाकर तुम इस कदर तड़प उठे हो कि तुम उसे दोबारा खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करने का इरादा बांध बैठे हो। असल में तुम पछता रहे हो, तरस रहे हो उसकी मोहब्बत के लिए। दिल ने जैसे उसे आईना दिखा दिया था। मुदस्सिर तिलमिला उठा। नहीं है ऐसा कुछ भी। मुझे नहीं चाहिए किसी की मोहब्बत। नहीं बढ़ रहा मैं उसकी जानिब। नफरत करता हूँ मैं सबसे। औरत जात से नफरत है मुझे। मुदस्सिर ड्रेसिंग टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंकता चीखा। गलत। तुम्हें नफरत सोनिया से है, जिसको तुमने मुखलिस समझा, जिसकी जानिब तुम मुतवज्जह हुए, जिस पर तुमने वक्त जाया किया। असल में मोहब्बत तुम्हें उससे नहीं थी, तुम्हें महज अट्रैक्शन हुई थी। वो तुम्हें अपने हमसफर के खाके पर पूरा उतरती महसूस हुई थी। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी मांग तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगी। तुम्हें लगा था कि वो दब्बू सी नाजुक अंदाम लड़की है जो महज घरदारी संभालना जानती है। तुम्हें मोहब्बत अब हुई है उस लड़की से जो अब तुम्हारी मुहर्रम है, जिसकी कुर्बत में तुम सुकून हासिल कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट ने कई दिनों बाद बसेरा किया है। इस बात को तुम झुटला नहीं सकते। तुम सोनिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। मोहब्बत तुम्हें समन से ही है। तुम चाहते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करे, वही मोहब्बत जो वो 12 साल पहले करती थी। उसका लहजा मोहब्बत भरा हो, सिर्फ तुम्हारे लिए, जैसा 12 साल पहले हुआ करता था। मानो इस बात को, एतराफ करो इस बात का कि तुम्हें समन से मोहब्बत हो गई है। दिल जैसे चीख उठा था। मुदस्सिर को लगा था उसके दिमाग की शरियानें फूलते फट जाएंगी। उसका चेहरा जब्त करने की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। नहीं करता मैं किसी से मोहब्बत। मुदस्सिर चीखते अपने बालों में हाथ फेरते अपने वजूद में फैलते इज़्तिराब को कम करने की सही करने लगा। अब दिल तो खामोश था, लेकिन उसके अंदर इज़्तिराब भर चुका था। ये कैसी हकीकत उसका दिल उसे बता गया था, जिसे जानने के बाद सीने में एक आग सी दहक उठी थी। और उस आग को बुझाने के वास्ते वो तेजी से वॉशरूम में जाते शावर के नीचे आन खड़ा हुआ था। शावर ऑन करते वो अपने हाथ गिलास से लगाए, सुर्ख आंखें भींचते, जबड़े और माथे और हाथों की फूलती रगों की हमराह खड़ा गुजरी रात का पल पल याद करते मजीद बेचैन हुआ था। दिल मचल गया था समन की कुर्बत के लिए। अपने जज्बातों पर बंद बांधे वो भीगता सीने में जलती आग को बुझाने की सही कर रहा था। वो सफेद शलवार कमीज में मलबूस अपनी आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ते लाउंज में आया था, जहां हवेली के तमाम मकीनों को देखते उसकी मुतलाशी निगाहें समन की तलाश में किचन की जानिब उठी थीं। लेकिन ओपन किचन में भी उसे न पाकर मुदस्सिर की वसी जबीं पर शिकनों का जाल बिछा था। समन कहाँ है मम्मा?
सोफे पर बैठी सुम्बुल बेगम से वो बराह रास्त मुखातिब होते समन के बारे में पूछ बैठा। सब बड़ों के दरमियान मुस्कुराहट का तबादला हुआ। कल बारात के दिन स्टेज पर उन दोनों को एक दूसरे के संग मुस्कुराते देख और आज मुदस्सिर की आंखों में समन की तलाश उन सबको मुतमईन कर गई थी। वरना जिस तरह दोनों शादी के लिए नारजमंद होने की जिद बांध बैठे थे, सबके दिलों में उनके मुस्तकबिल के लिए खदशात आन ठहरे थे। बेटा, वो आज जमीनों पर कुछ काम था, वो देखने गई है और एक घर का फैसला भी होना था, तो बस वहीं गई है। सुम्बुल बेगम के बजाय फरजाना बेगम ने उसे जवाब दिया। वो बेटी की इस हरकत से सख्त खफा थी। भला शादी के दूसरे दिन भी कोई सरदारनी निभाता है? मैंने मना किया था बेटा, पर सरदार बनी है तो जिम्मेदारियां हैं उस पर। मैंने कहा था तुमसे पूछ कर जाए। फरजाना बेगम मुदस्सिर के चेहरे पर छाए तासुरात देखते गोया बेटी का दिफा कर रही थी। मुदस्सिर ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींची। वो यहाँ उसे देखने के लिए तड़प रहा था और वो जमीनों का काम देखने गई थी। सीने में जलती आग को शावर लेने से भी नहीं बुझा पाया था, जो कि अब शिद्दत इख्तियार कर गई थी। कोई बात नहीं चाची, मैं उसी के पास जा रहा हूँ, आता हूँ साथ लेकर। संजीदगी से कहते वो लंबे लंबे डग भरता हवेली से बाहर निकला। पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठते वो जमीनों की जानिब बढ़ गया था, जहां वो दुश्मन जान थी, जो कुछ दिनों में ही उसके लिए जान का वबाल बन गई थी। वो गाड़ी जमीनों के पास रोके खुद से कुछ दूरी पर खड़ी अपनी बीवी को देख रहा था, जो गुलाबी रंग के जोड़े में मलबूस शॉल कंधे पर डाले, गुलाबी आंचल सर पर ओढ़े, धूप की तमाजत से सुर्ख चेहरा लिए खड़ी अपने पास खड़े उम्र दराज आदमियों से बात करने में महू थी। जबकि उसके साथ खड़ा लड़का, जो तकरीबन समन की ही उम्र का था, उसे घूर कर देख रहा था। मुदस्सिर, जो उसे गुलाबी लिबास में मलबूस देख अपने दिल को मामूल से ज्यादा तेज धड़कता महसूस कर रहा था, उसकी नजर समन के हसीन चेहरे से होती उस लड़के की जानिब उठी, जिसकी नजरों का अर्तकाज वो समन को देखते अपने हाथों की मिट्टियां भींच गया था। पोर पोर झुलस चुका था। एक तपिश से थी जो तलवों से उठी थी। उसका बस न चला था कि वो उस लड़के की समन के चेहरे पर जमी निगाहें नोच उखाड़ फेंके। उससे कबल वो आगे बढ़ता, समन उसकी जानिब पलटी। मुदस्सिर को कुछ कदमों की दूरी पर मुट्ठियां भींचे खड़े देख उसके लबों पर फैली मुस्कुराहट सिमट सी गई। आंखों में बेयकीनी लिए उसने कदम आगे बढ़ाए। जब नीचे मौजूद पत्थर को न देखते वो बुरी तरह लड़खड़ाई। मुदस्सिर उसे गिरता देख आगे बढ़ा कि उसके पहुंचने से पहले ही पास मौजूद लड़के ने समन की कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचाया। समन ने संभलते ही उसका हाथ अपनी कमर से हटाया, जबकि मुदस्सिर का जब्त खत्म हुआ था। उस पर जैसे किसी ने खोलता हुआ पानी उंडेल दिया हो। वो तेजी से उस तक आते उस लड़के के चेहरे पर जोरदार मुक्का रसीद कर गया। वो लड़का जमीन पर गिरते बुरी तरह कराहने लगा, जबकि समन मजीद बेयकीनी में डूबी थी। मुदस्सिर, छोड़िए इसे प्लीज, पीछे हट जाएं। मुदस्सिर को उस लड़के को पर टूटता देख वो बेयकीनी के जमरे में से निकलती उसका बाजू थामे बोली थी। जब मुदस्सिर उस लड़के को छोड़ते, सर्द खून उगलती आंखों का मरकज उसकी जानिब करते, उसकी कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ गया। मुदस्सिर, समन को उसके तासुरात देखते खौफ महसूस हुआ। वो उसकी कलाई सख्ती से जकड़े उसे लिए कदम आगे बढ़ा गया था। मुदस्सिर, प्लीज छोड़े मुझे, समन ने अपना हाथ आजाद करवाने की सही करते कहा। मुदस्सिर ने पलटते उसके एक झटके से अपनी जानिब खींचते उसके चेहरे को सर्द निगाहों से देखा। अगर नहीं चाहती उस आदमी की कब्र यहीं बनाकर उसे जिंदा जमीन में दरगोर कर दूं, तो खामोशी से मेरे साथ चलो, वरना बाखुदा ऐसा करने में एक लम्हा जाया नहीं करूंगा। मुदस्सिर उसकी थोड़ी नरमी से जकड़े उसकी आंखों में आंखें गाढ़े सर्द वहशियाना लहजे में गोया हुआ। समन ने थूक निगला। मुकाबिल का ऐसा रूप पहले कब देखा था उसने। वो खामोशी से असबात में सर हिलाते उसके साथ होली, जो उसे पैसेंजर सीट पर बिठाए खुद ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट करते तेजी से आगे बढ़ा ले गया था। समन लब बाहिम सिले खामोशी से उसकी जानिब देख रही थी, जिसके सख्त तासुरात में रत्ती बराबर कमी नहीं आई थी। प्लीज मुदस्सिर, गाड़ी हल्के चलाएं, मुझे डर लग रहा है। वो स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत किए सर्द सुर्ख चेहरे के हमरा रश ड्राइविंग कर रहा था, जब समन मजीद बर्दाश्त न करते चीख उठी। मुदस्सिर पर उसकी चीख का भी कोई असर न हुआ।
वो यूं ही तेज गाड़ी चलाते समन की बात को नजरअंदाज कर गया। जब समन दांत पीसते दोबारा चीखी, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मैंने कहा गाड़ी हल्के चलाओ। समन उसका बाजू थामे चीखी। मुदस्सिर ने गाड़ी एक झटके से सड़क किनारे रोकते अपने बाजू पर धरा उसका हाथ हटाते, मरोड़ते हुए उसकी पुष्ट से लगाते उसे खुद से करीब कर गया। आग दहकी हुई है मेरे सीने में, जल रहा हूं मैं, पछता रहा हूं कि क्यों उस आदमी को मैंने जिंदा छोड़ दिया जिसने तुम्हें मेरी बीवी को छूने की कोशिश की। मुदस्सिर उसके चेहरे पर झुकता हो रहा। समन का वजूद लरज उठा उसका ये रूप देखकर। मैं गिर जाती, उसने मुझे गिरने से बचाया था। समन उसकी सुर्ख से आंखों में अपनी खौफजदा भूरी आंखें गाढ़े थूक निगलते गोया हुई। मेरी बात कान खोल कर सुन लो समन मुदस्सिर शाह, तुम्हें गिरने से बचाने के लिए मैं हूं। तुम्हें छूने का हक, तुम्हें देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कोई और मेरा हक छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा और साथ में तुम्हें भी मारकर खुद ही मौत को गले लगा लूंगा। मुदस्सिर उसके बालों को नरमी से जकड़े उसके चेहरे पर अपनी सुलगती सांसें छोड़ते शिद्दत पसंदी से गोया हुआ। समन के वजूद में बरकी सी दौड़ उठी। उसके लिए मुदस्सिर का ये अंदाज हैरान कुन था। वो उसे लेकर शिद्दत पसंद हो रहा था, पर क्यों? वो तो उससे मोहब्बत का दावेदार न था। वो तो उसकी जिंदगी अजीरन कर देने का इरादा बांध बैठा था। सारी रात उसके बाजू में कैद उसकी कुर्बत में भीगती वो अपनी नफरत भुलाए बैठी थी, चाहे कितना भी खुद से मुकर जाती। लेकिन ये सच था कि उस शख्स के निकाह में आ जाने से उसका दिल और रूह मुतमईन थे। उसकी कुर्बत में वो अपनी मर्जी से भीगी थी और सुबह इस बात का इदराक होते ही वो उसकी नजरों से दूर चली आई थी कि कहीं वो उसके चेहरे पर फैले अपनी कुर्बत के रंग न देख ले। इतनी शिद्दत पसंदी क्यों मुदस्सिर? समन ने हैरानगी से पूछा। बीवी हो मेरी तुम, मोहब्बत करता हूं तुमसे, नहीं बर्दाश्त कि तुम्हें कोई भी देखे। वो उसकी बात पर आपे से बाहर होता चीख बैठा। जिस एतराफ से वो घबरा उठा था, इस वक्त वही एतराफ वो उसे कर बैठा था। जिस बात को मानने से वो खुद इनकारी था, वो बात, वो मोहब्बत का इजहार वो तेश इश्ताल में मुब्तला होते समन से कर गया था। समन की भूरी आंखों में बेयकीनी सिमट आई। दिल की धड़कनें जो इस शख्स के शिद्दत पसंद अंदाज को देखते तेज तेज धड़क रही थीं, वो एक लम्हे को खामोश होते फिर धड़कने लगी, जबकि मुदस्सिर भी जैसे खुद से तंग आ गया था। एतराफ़ मोहब्बत करते समन की आंखों में बेयकीनी देखते वो समन के लबों पर झुकते अपने सीने में जलती आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। उसका लम्स ही अब उसे पुरसुकून कर सकता था, और वही हुआ। उसके लबों का जाम पीते ही वो पुरसुकून सा हुआ था। समन उसकी जिसारत पर कांपते उसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़े उसके लम्स को बर्दाश्त कर रही थी। माजी में जो हुआ गलत हुआ। वो मोहब्बत नहीं थी, अट्रैक्शन थी। मोहब्बत तो वो है जो तुमसे हुई है मुझे। इन कुछ दिनों में मैं तुम्हारी जानिब खिंचता चला गया हूँ समन। तुम्हारी ये बेअतनाई, ये सर्द अंदाज मुझे पुरसुकून नहीं होने देता। मैं तरस रहा हूँ उस मोहब्बत के लिए जो 12 साल पहले तुम्हारे दिल में मेरे लिए थी। मैं खुद से मजीद इनकारी नहीं हो सकता, अपने जज्बातों से मुंह नहीं फेर सकता। तुम सही कहती थी, तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करने के बजाय मैं तुम्हारी मोहब्बत में गोदे गोदे डूब चुका हूँ। मैं नहीं जानता मैं अपनी गलतियों का मदावा किस तरह करूंगा, पर मैं उन गुजरे सालों पर शर्मिंदा हूँ जो तुमने मेरे इंतजार में गुजारे। क्या तुम मुझे माफ करते मेरी जानिब कदम बढ़ाओगी? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी? मुदस्सिर उसके लबों को आज़ादी बख्शते उसकी नाक से नाक जोड़े उसकी बिखरी सांसों में सांसें भरते गंभीर लहजे में उसके आर्ज पर नरमी से अपना अंगूठा फेरते गोया हुआ। समन ने अपनी बिखरी सांसों को एतदाल में लाने की सही करते नम निगाहों से उसकी जानिब देखा। मोहब्बत का इजहार करते वो शख्स उसे मजीद बेबस कर गया था। क्या उसके लिए आसान था गुजरे माह साल की तकलीफ और अजियत भुला देना? क्या वो इतनी जल्दी इस इंसान को माफ कर सकती थी जिसके वापस आ जाने की राह देखते वो अपने दिल के दरवाजे सबके लिए बंद कर गई थी, जिसको देखने के लिए उसकी आंखें तरसती थीं?
جس کی محبت پانے کے لیے دل مچلتا تھا۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی تو وہ اس شخص کو معاف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سمن نے رخ بے رخی سے پھیرتے، اس کے ہاتھ جھٹکتے اس سے دوری بنائی۔ مدثر نے آنکھیں میچ کر کھولتے اس کی جانب بے بسی سے دیکھا۔ مجھے حویلی لے چلیے، سرد لہجے میں کہتے وہ اپنا رخ ونڈ کی جانب کرتے باہر کے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ اس قدر بے رخی مت دکھاؤ، نہیں برداشت کر پاؤں گا میں۔ کیا تمہارے لیے معاف کرنا آسان نہیں؟ مدثر نے اس کا ہاتھ تھامتے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ نہیں ہے آسان میرے لیے مسٹر مدثر، بالکل نہیں۔ کن کن چیزوں کے لیے آپ کو معاف کروں؟ بتائیے۔ ان سالوں کے لیے جو میں نے آپ کے انتظار میں گزارے، ہر دن اس آس میں جاگی کہ آپ شاید کسی دن آ جائیں گے۔ آپ نہ بھی آئے، کم از کم ایک کال ہی کر دیں گے، مجھ سے میرا حال ہی پوچھ لیں گے، میں آپ کی آواز ہی سن لوں گی، یا اس تڑپ اور اس اذیت کے لیے معاف کر دوں جو آپ کو میرے حصے کی محبت کسی اور پر نچھاور کرتے میں نے دیکھا۔ بتائیے، کس کس کے لیے معاف کروں؟ آپ کی وجہ سے مجھے لگا کہ میں چاہے جانے کے قابل نہیں، مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، میں ناکارہ ہوں، نہیں کر سکتی، اتنی آسانی سے میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ مدثر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کروائے وہ اس کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے، خود سے دور کرتے ہذیانی انداز میں چیختا اپنا رخ بدلتے، اپنے آنسو اس سے چھپا گئی۔ مدثر نے لب بھیجتے اس کی بات سنی۔ واقعی کس کس چیز کی معافی مانگتا وہ؟ میں جانتا ہوں آسان نہیں ہے، پر میں کوشش کرتا رہوں گا آخری دم تک۔ ایک نہ ایک دن تو تم مجھے معاف کر ہی دو گی، کبھی نہ کبھی تو تمہارا دل میرے لیے نرم ہوگا۔ مدثر پر امیدی سے کہتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ میرا دل آپ کے لیے اب کبھی نرم نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، ساری زندگی آپ کو معافی نہیں ملے گی، بے تاثر لہجے میں کہتے وہ مدثر کا دل اپنے پیروں تلے کچل گئی تھی۔ مدثر زخمی سا مسکراتا، اس کا ہاتھ تھامتے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ سمن، میں اب اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنا ہاتھ آزاد کرواتی۔ اس کے ہاتھ کی قید میں اپنا ہاتھ دیکھتے وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ مدثر اور سمن کے رشتے میں محض اتنا رد و بدل آیا تھا کہ سمن اب مدثر کا ہر کام خود کرنے لگی تھی۔ وہی مدثر اس سے محبت کا اظہار کرتے اس سے بار بار معافی کا طلبگار تھا، اور سمن اس کی محبت کی عادی ہوتے اسے معاف کر چکی تھی، لیکن اظہار اب تک نہیں کیا تھا، جبکہ مدثر کی پرزور التجاؤں کے سبب سمن نے اس پر اپنے قریب آنے کے لیے کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ مدثر کی محبت کے حصار میں گزری چند دن اس کے گزرے تمام سالوں کی اذیت کو جیسے ختم کر گئے تھے۔ اب بھی وہ مسکراتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی جب سنبل بیگم کو اضطرابی حالت میں فون تھامے دیکھ وہ اپنی ماں کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، جنہوں نے کندھے اچکائے لا علمی کا اظہار کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ حسام؟ کیسا ہے میرا بچہ؟ اسے زیادہ لگی تو نہیں؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ سنبل بیگم فون کے دوسرے جانب موجود حسام صاحب سے روتے ہوئے گویا ہوئی۔ سمن کی آنکھوں میں خوف پھیلا، وہ بے ساختہ لڑکھڑائی، دل جیسے مٹھی میں کسی نے بھینچا تھا۔ سنبل بیگم فون رکھتے اس کی جانب متوجہ ہوئیں، جو پھیکی بڑھتی رنگت لیے ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ مدثر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حسام صاحب کا کہنا ہے، کافی چوٹیں آئی ہیں اسے۔ سنبل بیگم کا کہنا تھا کہ سمن کے حواس معطل ہوئے، ہاتھ پاؤں سون سے ہوئے، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوش و حواس کھوتے زمین بوس ہوئی۔ سمن! فرزانہ بیگم اور سنبل بیگم اسے پکارتے ہوئے اس کے جانب بڑھیں۔ نیند سے بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولتے اس نے اپنے انتہائی نزدیک مدثر کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر پہلے سفید ریکنگ سے جا ٹکرائی تھی، پھر کمرے میں موجود فرزانہ بیگم، مریم بیگم اور سنبل بیگم سے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ تھامے اپنے نزدیک بیٹھے مدثر پر آن ٹھہری۔ مدثر کو دیکھتے ہی جیسے اس کی ساری غائب دماغی رفو چکر ہوئی تھی۔ سمن ہذیانی سی ہوتی اٹھ بیٹھی۔ آپ مدثر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ یہ چوٹیں کیسے آئیں؟
आप ठीक है ना, बताइए मुझे। मुदस्सिर के सर पर बंधी पट्टी को कांपते हाथों से छूते वो उसके सही होने की तस्दीक कर रही थी। श्श्श, जाना, ठीक हूं मैं, तुम्हारे सामने हूँ, रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं लो। टेंशन तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। मुदस्सिर उसके आवाज पर हाथ रखते उसे पुरसुकून करते हुए बोला। बच्चा? समन ठिठकी। नजरें घुमाए उसने फिर सबकी जानिब देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे, और अगले ही पल वो मुदस्सिर के सीने में समाये हिचकियों से रो दी। मैं डर गई, मैं डर गई थी मुदस्सिर। ताई ने बताया आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको चोटें आई हैं। मेरा दिल बंद होने के दर पर था। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, अब एक पल नहीं रह सकती। मुझे आपके दूर जाने का ख्याल ही मार देता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी जुदाई। वो उसके सीने में समाये रोते हुए बोली। मुदस्सिर ने मुस्कुराहट जब्त की, जबकि उसका रोना उसे फिक्रमंद कर गया था। मेरी जान, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अल्लाह पाक भी शायद जानते थे कि अब हमारी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, इसीलिए मेरी जिंदगी बख्श दी। मुदस्सिर उसकी पुश्तरफ करते मोहब्बत से गोया हुआ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती मुदस्सिर, प्लीज आइंदा ऐसा नहीं कीजिएगा, आप बहुत जरूरी हैं मेरे लिए। वो सूं सूं करती अपनी नाक मुदस्सिर की शर्ट से साफ करते हुए बोली। अच्छा, पर कोई तो कहता था कि उसने मुझे माफ नहीं किया, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मुदस्सिर ने अपने सीने से उसका चेहरा उठाए अपने रूबरू करते मुस्कुराते हुए पूछा। माफ कर दिया है आपको, अब मजीद नाराजगी नहीं रख सकती। और रही बात मोहब्बत की, तो समन समन कहते कहते बात अधूरी छोड़ गई। तो मुदस्सिर बेचैन हुआ पूरी बात जानने के लिए। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। माजी की सारी तलखियां भुलाए, मैं सारी रंजिशें मिटाए, अब नई जिंदगी में कदम रखना चाहती हूँ, जहाँ मैं हूँ, आप हो और हमारी औलाद हो। समन शर्मीले लहजे में कहती अपनी माँ फूफो और ताई के कह कहे सुनते मुदस्सिर के सीने में अपना चेहरा छुपा गई। इंशाअल्लाह मेरी जान, अब हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहाँ गमों का साथ मिलकर सामना करेंगे और छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करेंगे। मुदस्सिर हंसते हुए कहते उसके माथे पर बोसा दे गया। फरजाना बेगम, मरियम बेगम और संबुल बेगम ने दोनों को देखते उनकी बलाएं लेते उन्हें और उनकी आने वाली औलाद को ढेरों दुआओं से नवाजा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? प्लीज अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।